बंधुत्व जाति तथा वर्ग। अब देखिए, अब हम लोग इस तीसरे चैप्टर में आ गए, मतलब ये धर्म के नाम पे। ठीक है, मैं सारे धर्म के बारे में आपको बताऊंगा। और इसी तरीके से अब हिंदू जान ही गए तो आपके दिमाग में एक चीज चल रहा हो, तो मुस्लिम भी बता दीजिए ना सर, इसी पे तो मार होता है। आर्य जब आए तो वही क्या किए, भारत में धीरे धीरे क्या 100 लोग, फिर 500 लोग, फिर 5000 लोग, फिर 5 लाख लोग, तब समाज को बांटना, अलग अलग भागों में बांटा गया, तो 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है सर, हम चुल मचा हुआ है बॉडी में बहुत। सर जाति कहाँ से आया बताइए ना, जाति वर्ण व्यवस्था बता दिए, जाति बताइए ना सर, सर बताइए ना जाति, लीजिए ना जाति बताते हैं। ये जो आज आप कहते हैं कि हम अहीर हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम मल्लाह हैं, हम फलाना हैं, हम ढिमकाना है, ये जाति आखिर आई कहाँ से? महिला सिर्फ खाना बनाने के लिए होगी, किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, किसी तरह का कोई व्यापार नहीं कर सकती है, किसी के तरीके के कोई संपत्ति पे अधिकार नहीं रख सकती है, ना किसी तरीके का कोई फैसला ले सकती है। पति के किसी भी संपत्ति पे पत्नी का अधिकार नहीं होता था, सिर्फ उनके बच्चों का अधिकार होता था। और मान लीजिए आप कहेंगे कि सर उनका बेटा नहीं हुआ तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों को समझाने के लिए ये किसका सहारा लिया गया? महाभारत का सहारा लिया गया है। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है राजू राज, और आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या किया, पिछले दिनों हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर 2 को क्लियर कर लिया था, पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था। देखिए, जो भी मैं आपको थ्योरी में बताता हूँ, जो भी मैं आपको बोर्ड पे लिख करके बताता हूँ, उसको आप लास्ट दिनों में जितना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप करते ही रहिए, ठीक है, लेकिन वो पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो देखिए कितना शानदार तरीके से आपका सारा चीज चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं करवाता हूँ उसको करते चलिए। हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे, ठीक है, चैप्टर 3 को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, चैप्टर 2 हम लोगों ने कर रखा है, और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 3 को देखने वाले हैं। देखिए, चैप्टर 1 और 2 में हम लोगों ने क्या देखा, चैप्टर 1 में देखे थे क्या, शहरी सभ्यता, और चैप्टर 2 में देखे थे ग्रामीण सभ्यता। अब शहर भी देख लिए, गांव भी देख लिए, ठीक है। अब ये आ गया अपना चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2 कर लिया, चैप्टर नंबर 3। पहला चैप्टर था अपना, क्या था, ईट मन के तथा अस्थियां, दूसरा था राजा किसान तथा नगर, और तीसरा ये चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, ये अपना तीसरा चैप्टर है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। अब देखिए, अब हम लोग इस तीसरे चैप्टर में आ गए। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, शहरी सभ्यता देखे थे कि नहीं देखे थे, शहरी सभ्यता। और ये सभ्यता तो कंटिन्यू हो नहीं पाया, ये सभ्यता कंटिन्यू हो नहीं पाया, ये सभ्यता अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, ये सभ्यता समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद आप हम लोगों ने देखा, क्या देखा, वैदिक सभ्यता, जो सभ्यता अभी भी उसी सभ्यता के हम लोग हैं। वैदिक सभ्यता लगातार आगे बढ़ता रहा, वैदिक सभ्यता आज तक है। ठीक है, ये सभ्यता आज तक है। ठीक है, इसी सभ्यता में हम लोग क्या है, इसी सभ्यता के आगे बढ़ते 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 पूरा आगे तक आ गया है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता ये देखे थे क्या थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी, और हड़प्पा शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। और ये आप देखे कि ये हड़प्पा शहरी सभ्यता थी, हड़प्पा क्या थी, शहरी सभ्यता, और ये ग्रामीण सभ्यता थी। और गांव हम देखे कि 1000 साल बाद 600 ईसा पूर्व में क्या हो गया, यहाँ पर महाजनपद आ गया, महाजनपद आ गया। अब तो यहाँ भी शहर आने लगे, और गांव भी हैं, शहर भी हैं, तो ग्रामीण सभ्यता भी और महाजनपद भी है। अब सब देख लिए, तो अब हम ये तो जानने की कोशिश करेंगे ना, इसमें लोग कैसे रहते थे, यहाँ लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, अब वहां भाईचारा कैसा था, बंधुत्व कैसा था। ये जो आज आप कहते हैं कि हम अहीर हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम मल्लाह हैं, हम फलाना हैं, हम ढिमकाना है, ये जाति आखिर आई कहाँ से? हाँ, ये जाति आई कहाँ से, ये भी तो पता चलना चाहिए ना,
कि जाति, जिस जातिवाद पे आज इस देश की राजनीति, भारत की राजनीति चलती है, हर काम जाति को देख करके होता है, हर चीज जातियों पे होती है, वो जाति आखिर आया कहाँ से? किसने लाया ये जाति? किसने बोया ये बीज? ये तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे सर बिल्कुल पता होना चाहिए। आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए कि आपके बीच ये जो ऊंच नीच की खाई है, ये ऊंच नीच की जो खाई है, छूत अछूत की जो भावना है, ये सब कहां से आया? आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? इसको पैदा किसने किया? हमारे ही देश के लोगों ने पैदा किया है ना। जो आर्यों का जो आगमन होता है वैदिक सभ्यता में, इस सभ्यता में जो आर्य लोग आते हैं, ठीक है, पहले वही लोग आकर के हमारे भारत में बसना शुरू कर दिए थे, गंगा नदी के सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के किनारे ये लोग आकर के बस गए, तो दुनिया के लोगों ने देखा ये कहाँ पे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नहीं बोलने आता था कई सारे लोगों को, तो उसने हिंदू कहने लगा, तो वहां से ये शब्द आया हिंदू। जो हम लोग हिंदू हैं आज, हम लोग जो अपने आप को कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं, ये हिंदू धर्म आया कहां से? ये धर्म आया कहां से? ये जाति आई कहां से? तो जो सिंधु नदी के किनारे, जो ये सिंधु नदी था, सिंधु नदी, इस सिंधु नदी के किनारे क्या हुआ कि आर्यों का आगमन होता है। आर्यों का आगमन मैंने आपको बताया, आर्यों का आगमन, और आर्य आते हैं और इसी सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी में बस जाते हैं। सिंधु नदी घाटी में आकर के क्या करते हैं? बस जाते हैं। इसी नदी घाटी में क्या होते हैं? बसते हैं। और यहीं रहने वाले लोगों को, यहीं रहने वाले लोगों को, यहीं रहने वाले लोगों को क्या कहा जाने लगा? हिंदू कहा जाने लगा। क्योंकि वो सिंधु नहीं बोल पाते, क्योंकि सिंधु सही से नहीं बोल पाते थे। तो इन्होंने ही हिंदू कह दिया, और उसी समय से ये हिंदू शब्द प्रचलित हो गया, और सब कहने लगे कि हम हिंदू हैं। इनके जो वंशज हुए वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते हम लोग आज यहाँ तक आ चुके हैं, और कहने लगे कि हम हिंदू हैं। जिस हिंदू मुस्लिम पे आप लड़ते हैं, उस शब्द की उत्पत्ति देखिए कितनी आसानी से हुई है। जिस शब्द पे आप एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, वो शब्द देखिए कहां से आया। इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, आप लोग कहते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी में हिंदू, सिंधु नहीं कह करके हिंदू कह दिया। यहां से एक तो ये तथ्य है, और कई सारे तथ्य देखिए, लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे तथ्य देंगे, हिंदू ये, हिंदू वो, मुस्लिम ये, मुस्लिम यो, सिख वो, सिख वो, ईसाई वो, ईसाई वो। नहीं बाबू, धर्म के नाम पे बिल्कुल मत लड़िए, ये किसी ठेकेदारों के द्वारा दिया गया नाम है, मत लड़िए धर्म के नाम पे, ठीक है। मैं सारे धर्म के बारे में आपको बताऊंगा ये। और इसी तरीके से अब हिंदू जान ही गए, तो आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि मुस्लिम भी बता दीजिए ना सर, इसी पे तो मार होता है। तो सातवीं शताब्दी में, सॉरी, मुस्लिम शब्द आया, ठीक है। भारत में देखेंगे मुस्लिमों का जब आक्रमण होगा, भारत में जब देखेंगे मुसलमानों का आक्रमण होगा, और ये भारत के खास करके उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में मुसलमानों का जब भारत में आक्रमण होगा, तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में, ये जो पाकिस्तान, यहाँ पे इस क्षेत्र में मुसलमान आएंगे और यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसी समय एक शब्द का उल्लेख होता है, उसे कहते हैं इस्लाम या मुसलमान। मुस्लिम शब्द आ गया, ठीक है। ये अरब तुर्की के लोग हुआ करते थे, अरब के लोग हुआ करते थे, वो आकर के यहाँ रहने लगे, उन्हें मुस्लिम कहा जाने लगा।
ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम इस तरीके से शब्द आए। ठीक है, अब देखिए, बहरहाल ये शब्द की बातें तो हम लोग कर लिए, अब हमें जानना क्या है उस पे चलते हैं। ठीक है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। अब इसमें क्या है, अब देखिए शहर है, गांव है, सब कुछ है। अब यहाँ लोग रहते कैसे थे, तो यहाँ पे जो समाज था, समाज यहाँ का क्या था, समाज, समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। अब कहेंगे कि सर ये किसके द्वारा बांटा गया, तो ये ब्राह्मणों के द्वारा बांटा गया। किसके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा 4 भागों में वो अपने समाज को बांटे। आर्य जो लोग आए थे हमारे देश में, वो कौन, वो अपने आप को ब्राह्मण के। आर्य जब आए तो वही क्या किए, भारत में धीरे धीरे क्या 100 लोग, फिर 500 लोग, फिर 5000 लोग, फिर 5 लाख लोग, तब समाज को बांटना, समाज को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, जिसे वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के नाम से जिसे जानते हैं, ये 4 वर्णों में बांटा गया। ठीक है, 4 वर्णों में। तो पहला जो था, पहला जो वर्ण था वो था ब्राह्मण। ब्राह्मण खुद को सबसे ऊपर रखे, ब्राह्मण। दूसरा जो था क्षत्रिय, उसके बाद क्षत्रिय। तीसरा बाबू कौन सा था, तीसरा जो था वो था वैश्य। और चौथा जो था वो था शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण व्यवस्था में, ये 4 भागों में, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, ये 4 भागों में समाज को बांट दिया। अब कहा कि यही 4 भाग हैं, इसी पे चलेगा समाज। तो कहा ब्राह्मण को कैसे परिभाषित करें, तो कहा जिसे पढ़ने लिखने का अधिकार हो। पढ़ना लिखने का अधिकार था इसको, दान लेना, पूजा पाठ, ये सब का अधिकार किसके पास था, सिर्फ ब्राह्मणों के पास था। क्षत्रियों के पास कहा ये भी पढ़ेगा लिखेगा, ये क्या करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, राजा यही बनेंगे, राजा बनेंगे। ठीक है, तो कहा ब्राह्मण जो होंगे वो पढ़ने लिखने का अधिकार होगा ब्राह्मणों के पास, दान लेने लेने का अधिकार होगा, पूजा पाठ करने का अधिकार होगा। तो कहा क्षत्रिय का क्या अधिकार होगा, क्षत्रिय का क्या अधिकार होगा, तो कहा क्षत्रिय का अधिकार होगा वो पढ़ेगा लिखेगा भी, युद्ध करेगा। ठीक है, युद्ध करेगा और लोगों की रक्षा करेगा, राजा भी यही बनेगा, और दान देगा, दान देगा, लेगा नहीं, देगा। ठीक है, दान देगा। ये दूसरा वर्ण था। तीसरा वर्ण आप देखेंगे तो तीसरे में था वैश्य। तीसरे में कौन था, वैश्य। तो वैश्य को कहा गया कि ये जो वैश्य है ये क्या करेगा, पशुपालन करेगा, यानी कि जानवरों को पालने का काम करेगा। कहा और क्या करेगा, कहा यही कृषि करेगा, यानी कि किसानी करेगा। कहा और ये क्या कर सकता है, तो कहा यही व्यापार करेगा, यानी कि जो लोग व्यापार करेंगे, जो लोग कृषि करेंगे, जो पशुपालन करेंगे उससे वैश्य बोलेंगे। जो लोग राजा बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, दान देंगे, वो क्या, वो क्षत्रिय होंगे। ब्राह्मण कौन होंगे, जो पढ़ेंगे लिखेंगे, दान देंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो कौन होंगे, ब्राह्मण होंगे। ठीक है, और शूद्र कौन होगा, कहा जो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेगा, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेगा। तीनों वर्णों की क्या करेगा, सेवा करेगा। ऊपर के जो वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, ये इसकी सेवा करेगा, ये इसकी सेवा करेगा, ये इसकी सेवा करेगा। तो कहा ये वर्ण व्यवस्था आया कहां से, लोगों ने कहा ये आप कैसे कह दिए कि हम ब्राह्मण सबसे ऊपर होंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। कहा हम नहीं कहे हैं,
देखिए लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता था। ब्राह्मणों ने कहा ये हम नहीं कहे हैं, ये तो ईश्वर ने बनाया है, ये तो ईश्वर ने बनाया है। कहा कैसे ईश्वर ने बनाया है? तो कहा आइए ना, ये अपने भगवान जी हैं। अब देखिए गलत भी बन जाए तो बुरा मत मानिएगा, कोई भगवान को बहुत चाहने वाले होंगे तो बुरा मत मानिएगा, हम कोशिश करेंगे कि भगवान अच्छे से बने, ठीक है। ये अपने भगवान जी हुए, ठीक है। ये भगवान जी, ठीक है। सॉरी, चलिए, ठीक है। अरे फेस वॉश छोड़िए, मत बनाइए। किसी ने इसी को वायरल करके कहेगा देखिए भगवान के बाद भगवान को कैसे बनाए। मान लीजिए ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, ठीक है। तो कहा कि ब्रह्मा के मुख से, ठीक है, ब्रह्मा के मुख से, ठीक है, ब्रह्मा के ये क्या है, बाजू से, ठीक है, और ये जंघा से और पैरों से। तो कहा कि जो ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए उसे ब्राह्मण कहा गया। तो कहा हम इसीलिए सबसे ऊपर हैं क्योंकि हम मुख से पैदा लिए। कहा अच्छा ये बात है, लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए ऐसा कहा। कहा जो बाजू से पैदा लिए, जिसके पास बाहुबल है, ठीक है, दिमाग से क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं समझते हैं, और इससे क्या है बाजू बाहुबल दिखाते हैं। तो यहां से कौन लिए, तो क्षत्रिय। और फिर कहा जंघा से, तो कहा भाई लो ना, जंघा से ये पशुपालन कृषि व्यापार करने वाला कौन, तो वैश्य। तो कहा फिर पैर से, तो कहा ये शूद्र लोग, जो हम सब की सेवा करेगा, हमारे नालियों को गलियों को हमारे कूड़े कचरे को साफ करेगा, वो शूद्र, जिसे आज आप लोग अछूत कहते हैं। इस तरीके से समाज को बांटा गया। देखिए आज से हजारों साल पहले लोग कहते हैं कि यह आरक्षण क्यों, दलितों को आरक्षण क्यों, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये 2000 सालों से इस दलितों का, इस वंचितों का अपमान होते आ रहा है, इसीलिए इस आरक्षण चाहिए कि ये इसके बराबर खड़ा हो, इसके बराबर खड़ा हो, इसके बराबर हो, और सब एक जैसा हो। ये जो खाई है, इसी खाई को कम करने के लिए आरक्षण लाया गया। जो अभी आरक्षण आप सुनते हैं, ये इसी खाई को कम करने, देखिए ना, यही दोनों पढ़ सकते हैं, ये नहीं पढ़ सकते थे, इनका अधिकार नहीं था पढ़ने का, हजारों साल तक अधिकार नहीं मिला पढ़ने का, ये नहीं पढ़ सकते थे, ये कृषि भी नहीं कर सकते थे, व्यापार भी नहीं कर सकते थे। ये बेचारा तो कृषि व्यापार कर भी सकता था, राजा तो बन ही नहीं सकते थे। बीच में कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए तो कोई राजा भी नहीं बनता था क्षत्रिय के अलावा। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे जो कि क्षत्रिय नहीं थे, वो एक अपवाद थे, ठीक है, अपवाद थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन वो राजा बने थे। ऐसे बहुत कम लोग हुए जो राजा बने। ब्राह्मण कभी राजा नहीं बनते थे, राजा यही क्षत्रिय अधिकतर बनते थे। ब्राह्मण में भी कुछ अपवाद है, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, वो ब्राह्मण अपने आप को सबसे बड़ा ब्राह्मण कहते थे, वो भी राजा बने। तो लेकिन कुछ अपवाद लोग ही थे जो राजा बने। तो ये देखिए, ये ब्रह्मा के मुख से, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, और यहां से वैश्य, और यहां से शूद्र, इस तरीके से चारों वर्ण व्यवस्थाएं आई, ठीक है। अब समाज में चार तरीके के वर्ण व्यवस्थाएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम होता था पढ़ना लिखना, दान देना, ठीक है, पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का काम होता था, इनका काम पढ़ना लिखना भी होता था, राजा यही बन सकते थे, युद्ध करना इनका काम था, लोगों की रक्षा करना इनका काम था, ठीक है। और जो वैश्य होते थे वो पशुपालन करते थे, कृषि करते थे और व्यापार करते थे। और जो सबसे निचले होते थे, शूद्र होते थे, वो क्या करते थे, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करते थे, ठीक है। इस तरीके से समाज को चार वर्णों में बांटा गया था। इट्स क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब कहेंगे कि सर एक बात बताइए ना, एक बात आप बताइए ना, तो क्या
हम कहेंगे क्या बताएं बाबू, सर हम चुल मचा हुआ है बॉडी में बहुत। सर जाति कहाँ से आया बताइए ना, जाति ये तो वर्ण व्यवस्था बता दिए, जाति बताइए ना सर, सर बताइए ना जाति। लीजिए ना जाति बताते हैं। यही एक तरीके का, यही जाति का स्वरूप लिया था। ये 4 वर्ण व्यवस्था, ये 4 जाति एक तरीके से बन चुका था। अब इसमें भी बांटा गया, कहा कि जो इसमें फिट नहीं बैठता है, 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 वो जातियों के नाम से अब जाना जाएगा। अब क्या हुआ, अब फिर समाज बढ़ता चला जा रहा है। अब एक लोग लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी काट करके एक टेबल बना दे रहे हैं, तो कहा इसको कौन जात में रखिएगा, ये तो कृषि नहीं कर रहा है, पशुपालन नहीं कर रहा है, ना व्यापार कर रहा है, ना ये तीनों की सेवा कर रहा है, तो इसको कहाँ रखिएगा वर्ण व्यवस्था में। कहा उसको वर्ण व्यवस्था के परे रखेंगे, वर्ण व्यवस्था के परे रखेंगे। जो वर्ण व्यवस्था में समाहित ना हो सका, जो वर्ण व्यवस्था में समाहित ना हो सका, उसे जातियों में बांट दिया गया। उसे कर्म के आधार पे, यानी काम के आधार पे, किसके आधार पे, काम के आधार पर जातियों में बांट दिया गया। कास्ट में, जातियों में बांट दिया गया। ठीक है, जो 4 वर्ण व्यवस्था थे, जो वर्ण व्यवस्था में समाहित ना हो सका, उसे कर्म यानी कि काम के आधार पर जातियों में बांट दिया गया। जैसे 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 बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, अब उसको वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखे बाबू। वर्ण व्यवस्था में 4 ब्राह्मण के बारे में बता दिया, कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा, कौन शूद्र होगा, ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए, अब एक नया व्यक्ति आ गया है जो लकड़ी का काम करता है, इसको कहाँ रखे, तो कहा इसको कहाँ रखिएगा, इसको लकड़ी का काम कर रहा है तो ये बढ़ई कहेंगे इसको, तो ये एक जाति बन गया बढ़ई। दूसरा कहा कि अरे मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन बना रहा है, इसको क्या नाम, इसको क्या करिएगा, तो कहा इसे कुम्हार कहेंगे, तो ये मिट्टी का बर्तन बनाने वाला को कुम्हार कहा गया। मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहा गया। तो कहा कि अच्छा, सोना का जो आभूषण बना दे रहा उसको क्या कहेंगे, कहा उसको सोनार कहिए ना, सोनार। इसको क्या कहा, सोनार, जो सोने के आभूषण बनाते हैं। सोने के आभूषण बनाने वाले को सोनार। लीजिए ना, इसी तरीके से इत्यादि, इसी तरीके से जातियां बनती गई। इसी में आ जाएगा लोहार, इसी में तमाम लोग इत्यादि अलग अलग जातियां बनती गई। अब कोई इसमें से ये मत पूछ दीजिएगा कि सर यादव कैसे बना, सर कुशवाहा कैसे बना, सर कुर्मी कैसे बना। ये जो पगला बनाया था, ये जो ये वर्ण व्यवस्था बनाया था, ऐसन के पगला तो और पैदा हुआ होगा ना इस देश में। वही जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे हम लोग वैदिक सभ्यता में ये वर्ण व्यवस्था बना, उत्तर वैदिक सभ्यता आते आते क्या हुआ, जातियों में बंटने लगा। वैदिक सभ्यता आपको पता है 1000 ईसा पूर्व तक ये वर्ण व्यवस्था था, ये व्यवस्था था 1000 ईसा पूर्व तक ये व्यवस्था था। और उसके बाद जब उत्तर वैदिक
यहां लिख दीजिए, उत्तर वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक जब युग चल रहा था, ठीक है, 1000 से 600 वाला, उसमें ये क्या हुआ, बढ़ता गया। इसी तरीके से यादव बना, जैसे कि ये बढ़ई बना, जैसे कि सोनार, जैसे कि लोहार, जैसे कि कुम्हार। इसी तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तो किसी ने यादव बना दिया, किसी ने कुर्मी बना दिया, किसी ने कुशवाहा बना दिया, किसी ने चमार बना दिया, किसी ने तमाम तरह की जातियों का ये करने लगा लोग, काम के आधार पर ये काम करेगा तो इसको, ये कितना गलत था। और तभी से अब सोचिए, ईस्वी शुरू होने से पहले, आज हम 2024 में हैं, 2024 साल बीत चुके हैं, और ईस्वी शुरू होने से पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है। और आरक्षण तो 1950 में मिला है। तो हजारों साल तक जिसका शोषण हुआ, हजारों साल से जो कुम्हार है वो कुम्हार का काम ही करते आ रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, जो लोहार है वो लोहार का काम करते आ रहा है, जो सोनार है सोनार का काम करते आ रहा है, उन लोगों को सही मायनों में अधिकार कब मिला, जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब भारत में संविधान बना, तो कहा कि नहीं, आप लकड़ी का काम नहीं करना चाहते हैं मत करिए, आप स्कूल में पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। लेकिन उस समय भी बहुत दिनों तक लोग स्कूल में पढ़ने नहीं देते थे, छोटी जाति के लोगों को, बड़े जात के लोग ही सिर्फ पढ़ते लिखते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्रांति आई, बहुत सारे समाज में सुधारक आए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने इस पे काम किया, जिनमें एक दो नाम बहुत बड़ा नाम है। अगर बिहार में आप कहेंगे कि सर बिहार में एक नाम बताइए जो जाति व्यवस्था की खाई को बहुत कम किया, जाति व्यवस्था को मिटाने का पूरा भरसक प्रयास किया, ऐसे एक दो व्यक्ति का नाम बताइए, उनमें से एक बड़े बड़े नाम आएंगे आपको। सबसे बड़े नामों में दो तीन नाम तो पक्के आएंगे जो 1980 से लेकर के अब तक उसके लिए लड़ रहे हैं, जिसमें रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, सुशील, ये नीतीश कुमार जी, ये तीन नाम, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और ये श्री नीतीश कुमार जी, ये तीनों व्यक्ति का अहम योगदान रहा इस जाति व्यवस्था को खत्म करने में, घर घर शिक्षा पहुंचाने में, गांव गांव शिक्षा पहुंचाने में। ठीक है, आप में से कोई लोग ऐसे होंगे, वो पूछिएगा 90 के दशक में आज से 1980 में क्या होता था दादाजी, क्या होता था, क्या स्कूल में सब लोग जाते थे पढ़ने या गांव के कुछ ही लोग पढ़ते थे। इस तरीके की खाई थी, लेकिन अब वो खाई समाप्त हो चुकी है, लगभग समाप्ति के कगार पे है। अब हर लोग पढ़ रहा है, हर लोग सब कुछ कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से जातियां आई बाबू, ये अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए जातिवादी को लेकर के कभी लड़िए नहीं, जातिवादी के बारे में कभी सोचिए ही नहीं। ठीक है, जात पात मत सोचिए, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज आपको समझ में आ गया कि वर्ण व्यवस्था, दूसरी चीज आपको समझ में आ गया जाति। ठीक है, जाति और वर्ण अब आपको समझ में आ चुका है, अच्छे से समझ में आ चुका है, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप कहेंगे कि सर कहाँ से दिक्कत होगा, आप तो हमको जातीय व्यवस्था बता दिए, अब वर्णों व्यवस्था बता दिए, तो दिक्कतें कहाँ होगा, दिक्कतें कहाँ होगा। तो जाति बता ही दिए, वर्ग बता ही दीजिए, तो बंधुत्व के बारे में भी तो कुछ कुछ बताइए ना। अब आप कहेंगे कि सर बंधुत्व के बारे में तो कुछ कुछ बताइए ना। तो अब यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे देखिए क्या था कि विवाह, आप देखिए पहले क्षत्रिय, देखिए अपवाद में, अपवाद में आप लिखिए, अपवाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा बने, ये क्षत्रिय नहीं थे। क्या नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे। इनको अलग अलग किताबों में अलग अलग कहा जाता है, कहीं पे इन्हें मल्लाह कहा जाता है, तो कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और कहा जाता है। ठीक है, ये क्षत्रिय नहीं थे। दूसरा नाम कहेंगे सर, दूसरा नाम बताइए ना, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमीपुर सतकानी। ठीक है, सतकर्णी भी कहा, सतकानी भी कहा। ये क्षत्रिय नहीं थे, ये ब्राह्मण थे। ये क्या थे, क्षत्रिय नहीं थे। हम आपको क्या बताए, वर्ण व्यवस्था में सिर्फ क्षत्रिय, तो बीच बीच में कभी कभी ये चीज टूटा, चंद्रगुप्त मौर्य बन गए राजा, गौतमीपुत्र सतकर्णी बन गया, इनके बाल बच्चे बने, तो ये सब अपवाद थे, बाकी सबके सब क्षत्रिय राजा ही बनते थे, क्षत्रिय नहीं थे।
खुद को सबसे बड़ा ब्राह्मण बताते थे, खुद को सबसे बड़ा ब्राह्मण बताते थे। कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, और यही यही गौतमी इनकी माँ का नाम था। तो इस समय क्या था? इस समय क्या था? पितृसत्तात्मक समाज कैसा था? समाज समाज कैसा था? तो आप कहेंगे सर समाज समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब पिता की संपत्तियों पर सिर्फ पुत्रों का अधिकार। ठीक है, महिलाओं को संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता था। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या है? कि हाँ, पुरुष प्रधान समाज। ठीक है, या इसको कह सकते हैं पुरुष प्रधान समाज, यानी कि महिला सिर्फ किचन तक होगी। पुरुष प्रधान समाज, महिला सिर्फ क्या होगी? किचन तक होगी। महिला सिर्फ खाना बनाने के लिए होगी। किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, किसी तरह का कोई व्यापार नहीं कर सकती है, किसी के तरीके के कोई संपत्ति पे अधिकार नहीं रख सकती है, ना किसी तरीके का कोई फैसला ले सकती है। ये पितृसत्तात्मक समाज होता है, जहाँ महिलाओं को नगण्य समझा जाता है। और आज भी देखिए ना, आज भी समाज में पितृसत्तात्मक समाज हावी है, लेकिन बहुत हद तक महिलाएं सामने आई हैं। महिलाएं अब डीएसपी बन रही हैं, महिलाएं आईएएस बन रही हैं, महिला आईपीएस बन रही हैं, महिला इस देश की अभी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनी है, और दुनिया के तमाम देशों में अब महिलाएं आगे आ रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है? ये पितृसत्तात्मक समाज जो था, इसको चुनौती मिल रही है, और ये समाज समाप्ति के कगार पे जा रहा है, और जाना भी चाहिए। ठीक है, और जाना भी चाहिए। समाज में लड़कियों को और लड़कों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। लड़कियों के पास जितने दिमाग है उतने लड़कों के पास है, दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए। लेकिन लड़कियों को कहा जाता है नहीं, आजकल के लड़के बोले नहीं, ये कॉलेज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी कॉलेज। क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाएगी ना कॉलेज, कॉलेज जाके बिगड़ जाता है लोग। अबे नल्लों, बेवकूफों, तुम नहीं बिगड़े हो का? पहले तो तुम अगर सोच रहे हो कि हमारी बहन स्कूल जाएगी तो बिगड़ जाएगी, तो सबसे पहले बिगड़े तुम हो। कॉलेज जाएगी तो बिगड़ जाएगी, तो बिगड़े तुम हो। ये नहीं कहते हो कि हाँ जाएगी स्कूल, हाँ जाएगी कॉलेज, हाँ बनेगी डॉक्टर, हाँ बनेगी आईएएस, हाँ बनेगी आईपीएस। किसकी इतनी माजाल जो मेरी बहन को छू दे? क्यों? क्योंकि जितना मैं कर सकता हूं उतना वो भी कर सकती है। इसी देश की बेटी इंदिरा गांधी बनी, इसी देश की बेटी सरोजिनी नायडू थी, इसी देश की बेटी उषा मेहता थी, इसी देश की बेटी कल्पना चावला थी, इसी देश की बेटी मनु भाकर है। देखिए ना, ओलंपिक में मेडल लाती, इसी देश की बेटी आपके कल्पना दत्त हुई थी, तो स्टेज पे गोली मार दी थी, इसी देश की बेटी बीना दत्त थी, जो सामने से अंग्रेजों पे गोलियां चला दिया करती थी। और बेटियों को इस तरीके से रोका जाता है। तो यानी कि पुरुष प्रधान समाज में क्या होता है? सीधे सीधे समझिए, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता है। महिलाओं पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती हैं, महिलाएं घर तक होती हैं। लेकिन कहीं कहीं देखा था बड़े घरों में, बड़े घरों में, ठीक है, यानी कि अमीर घरानों में कहीं कहीं संपत्ति पे महिला का अधिकार था। कहीं कहीं संपत्ति पे, जो राजा रजवाड़े होते थे उसके यहाँ महिलाओं का अधिकार था। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में हम आपको बताए थे, जैसे भूमि पे भी अधिकार था, प्रभावती गुप्त। जैसे प्रभावती गुप्त भूमि की मालिकिन थी।
महिलाओं को सिर्फ उन्हीं चीजों पे अधिकार मिलता था जो उसे दहेज में मिलता था। जैसे कि उनके पापा कुछ दिए दहेज में, गिफ्ट में कुछ मिलता था, सिर्फ उसी चीज पे अधिकार होता था। पति के किसी भी संपत्ति पे पत्नी का अधिकार नहीं होता था, सिर्फ उनके बच्चों का अधिकार होता था। और मान लीजिए आप कहेंगे कि सर उनका बेटा नहीं हुआ तो, बेटी ही रह गया तो फिर भी बेटी को वो जमीन नहीं मिलेगा। उनके जो भाई के बेटे होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको वो जमीन मिलेगा। अब कहेंगे भाई के भी बेटा ना हुआ तो उनकी बहन का जो बेटा होगा उसको उसका अधिकार मिलेगा। अच्छा सर, इतना बड़ा पितृसत्तात्मक समाज जकरा हुआ था? हाँ बबुआ, इतना जकरा हुआ था। यानी कि ब्लड रिलेशन में जो लोग आएंगे उन्हीं को उस पे अधिकार मिलेगा जमीन पे, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा, बेटियों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये समाज कैसा था? तो आप कहेंगे पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि पुरुष प्रधान समाज था। इट्स क्लियर? ठीक है, ये क्लियर है कि पितृसत्तात्मक समाज क्या था। और इसमें बड़े घरों में क्या होता था? महिलाओं को संपत्तियों पे अधिकार होता था, जिसमें से एक आप देखेंगे तो प्रभावती गुप्त जी का नाम आता है इसमें। ठीक है, ये चीजें क्लियर है ना? चलिए, अब ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखिए यहां पे आप कहेंगे सातवाहन वंश में, किसमें? सातवाहन वंश में सातवाहन वंश के जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, ठीक है, ये अपनी मां के नाम से जाने जाते थे। गौतमी पुत्र इनकी मां का नाम था। ठीक है, तो यहां पे मातृसत्तात्मक समाज की मातृसत्तात्मक समाज की झलक देखने को मिलती है। कहां पे? सातवाहन वंश में। कैसे देखने को मिलती है? तो कहेंगे सर देखिए ना, ये अपनी मां का नाम, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी सतकर्णी के मां का नाम था, मां का नाम था। अब देखिए अपनी मां का नाम अपने नाम से पहले लगा रहा है, यानी कि उस समय, जिस समय पूरी की पूरी पितृसत्तात्मक समाज चल रही थी, उसमें से एक अपवाद आप कहेंगे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जो एक तो क्षत्रिय नहीं था, अपने आप को सबसे बड़ा ब्राह्मण कहता था। और इसमें क्या था? ब्राह्मण जो था, इसमें मातृसत्तात्मक समाज की झलक देखने को मिलती है। कहेंगे अच्छा सर, पितृसत्तात्मक में मातृसत्तात्मक भी देखने को मिला? ये प्रश्न आपसे पूछ देगा, तो आप कहेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के थे, अपने आप को सबसे बड़ा ब्राह्मण कहते थे। अच्छा चलिए सर, ये सब बातें तो समझ में आ गया। ठीक है, ये सब बातें तो समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि सर और कुछ बताइए ना, समाज में और क्या चलता था? तो इसके सबसे बड़े उदाहरण में से देखिए, संपत्ति के लिए भाइयों में क्या होता था? झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी, संपत्तियों के लिए झगड़े। संपत्तियों के लिए लड़ाई, और इसमें सबसे बड़ी लड़ाई थी, ठीक है, कौरव और पांडवों के बीच। कौरव वर्सेस पांडव, कौरव और पांडवों की लड़ाई। ठीक है, ये कुरु वंश के थे, कुरु वंश के कौरव और पांडवों की लड़ाई। महाभारत को सब जानते होंगे, महाभारत को सब जानते होंगे, कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई। अब देखिए जो महाभारत की, महाभारत का जो समान आप अभी देख रहे हैं, जो महाभारत, महाभारत की रचना, पहले तो ये देखिए, महाभारत की रचना किनके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। और महाभारत, भारत में अनेकों भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें लिखी हुई थी।
पूरे भारत में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें लिखी हुई थी महाभारत में। और इस महाभारत को B.S. सुथांकर साहब ने अलग अलग जगह पे जाकर के, कोई तमिलनाडु का अलग महाभारत था, तेलंगाना का अलग था, बिहार का अलग था, यूपी का अलग था, कश्मीर का अलग था, उन सब में जो समान बातें थी, उन सब में जो कॉमन बातें थी, उसको एक जगह करके महाभारत का संकलन संकलन ठीक है, ये कौन किए? तो बी एस सुथांकर साहब ये क्या किए थे? महाभारत जो अलग अलग भारत है ना, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें लिखी हुई थी। कहीं पे लिखा हुआ था कि द्रौपदी के हस्बैंड कौन है? दुर्योधन है। अब बताइए, द्रौपदी के हस्बैंड दुर्योधन थे? नहीं, पांडव थे ना। कहीं पे कुछ लिखा हुआ था, कहीं पे कुछ। और जिसमें कॉमन बातें थी, जैसे कि यूपी में भी लिखा हुआ है कि पांडव 5 भाई थे, पश्चिम बंगाल में भी 5 भाई लिखा हुआ है, तमिलनाडु में 5 भाई लिखा हुआ है, कश्मीर में 5 भाई। तो अब इस बात को यहाँ पे लिख देना है कि हाँ 5 भाई थे। ठीक है, पांडव 5 भाई थे। अब दूसरी जगह लिखा हुआ है कि द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, 5 भाइयों की पत्नी थी। अच्छा, 5 भाइयों की पत्नी थी, हाँ। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों को समझाने के लिए ये किसका सहारा लिया गया? महाभारत का सहारा लिया गया है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा किया गया, और जो आधुनिक महाभारत देखते हैं उसका संकलन B.S. सुथांकर साहब के द्वारा किया गया है। ठीक है, B.S. सुथांकर साहब के द्वारा किया गया है। अब देखिए, संपत्तियों के लिए लड़ाई, आप कौरव पांडवों की लड़ाई, इसमें पांडवों की जीत होती है। जीतते कौन है? जीत होती है पांडवों की। अब आप कहेंगे सर पूरा महाभारत बता दीजिए ना, तो हमको नहीं आता। ठीक है, हमको नहीं आता है, हमको नहीं महाभारत बताना। ठीक है, बस जो चीजें जाननी है वो जानिए। ये चीजें संपत्ति को लेकर के लड़ाई। अब महाभारत से ही एक चीज और देखने को मिलती है। दूसरी चीजें महाभारत से क्या देखने को मिलती है? ठीक है, अछूतों को पीछा रखा गया। छुआछूत, छुआछूत की बातें भी महाभारत में देखने को मिलती हैं। अब कहेंगे सर महाभारत में क्या छुआछूत देखने को मिलती है? ठीक है, महाभारत में क्या छुआछूत देखने को मिलती है? चलिए छुआछूत महाभारत की बातें देखेंगे। पहले इससे पहले देख लिए विवाह के नियम, सॉरी। ठीक है, विवाह के प्रकार। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार और महाभारत के अनुसार भी, दोनों के अनुसार। आप कहेंगे मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक किताब है, मनुस्मृति एक किताब है जिसमें से शादी के नियम, पूजा पाठ के नियम, फलाने ढिमकाने के नियम, पूरे नियम कानून बनाए हैं हिंदू धर्म के इसमें। ठीक है, मनुस्मृति में, और फालतू के नियम कानून इसमें। मनुस्मृति के अनुसार सुनते होंगे, मनु जैसे अपना भारत का संविधान है ना, संविधान से भी देश चलता है। तो मनुस्मृति से उस समय देश चलाता था, उसमें ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब बहुत इसमें दिया गया है। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार। तो विवाह के प्रकार कितने थे? 8 प्रकार। 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें से 4 प्रकार काफी प्रचलित था। सॉरी, 4 प्रकार काफी प्रचलित था, और 4 प्रकार कम प्रचलित था। ठीक है, तो 8 प्रकार थे, जिसमें से 4 प्रकार कम प्रचलित था और 4 प्रकार अधिक प्रचलित था। ठीक है, ये कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे। विवाह के कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के। ये मनुस्मृति के अनुसार भी, महाभारत के अनुसार भी। महाभारत में भी 8 ही प्रकार है। ठीक है, 8 प्रकार। ठीक है, 8 प्रकार के। ये चीजें क्लियर है। अब यहीं पे
एक आगे से दो तरह के विवाह के दो तरह के नियम थे। ये भी विवाह के दो प्रकार ही लिखिए, ठीक है। ये विवाह के प्रकार या नियम, ठीक है, नियम भी रहे तो ज्यादा ये नहीं करना, ठीक है, प्रकार या नियम, ठीक है, कोई ये बड़ा इशू नहीं है। अब ये दो प्रकार विवाह के, फिर दो प्रकार, एक विवाह होता था अंतर विवाह, और दूसरा होता था वरही विवाह। अंतर विवाह और वरही विवाह। अब देखिए, इसको सिर्फ इतना से समझना है, ये वाला जो विवाह था और ये वाला जो विवाह था, इसको सिर्फ इतना समझिए कि ये वाला विवाह था लव मैरिज, ठीक है। ये वाला हिंदी में लिखते हैं लव मैरिज। ये वाला ये अरेंज मैरिज, सॉरी उल्टा लिखते हैं, ये वाला जो था ये लव मैरिज था। और ये अरेंज मैरिज था। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि अपने ही कुल, एक ही जाति या गोत्र में विवाह, ये अलग जाति या गोत्र में विवाह, ठीक है, अलग जाति या गोत्र में विवाह। ये विवाह के दो अलग ये प्रकार थे, अंतर विवाह और वृही विवाह, ठीक है। ये सब 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे कि वृही अंतर विवाह क्या है, तो आप कहेंगे अपने ही जाति अपने ही कुल में, ठीक है, अपने ही जाति या अपने ही गोत्र में जो शादियां होती थी उसे अंतर विवाह कहते थे। अंतर मतलब अंदर, अपने ही जातियों के अंदर, बरही मतलब बाहर के जाति, दूसरे जाति का, ठीक है। तो बरही विवाह और अंतर विवाह, ये उम्मीद करते हैं कि आपको बरही विवाह भी समझ में आया होगा और अंतर विवाह भी समझ में आया होगा, ठीक है। बरही विवाह और अंतर विवाह ये दोनों आपको समझ में आया होगा। अरेंज मैरिज जिस जो आप करते हैं, अरेंज मैरिज में क्या मम्मी पापा देखते हैं लड़की वाला अपने ही जात में, अपने ही कुल में, अपने ही गोत्र में जाकर के देखते हैं गोत्र मिल रहा है कि नहीं, पतरा से मिल रहा है कि नहीं, फलाना ढिमकाना मिल रहा है कि नहीं, उसको अरेंज मैरिज कहते हैं। और लव मैरिज का, कॉलेज में गए किसी लड़की से प्यार हो गया, किस जात की है, किस कुल की है, किस गोत्र की है, कोई मतलब नहीं, प्यार किया तो डरना क्या, फिर हम शादी तो उसी से करेंगे, तो ठीक है। तो फिर वो क्या हो गया, लव मैरिज। इसको यहाँ पे अगर उस समय के इतिहास को देखेंगे तो बरही विवाह के नाम से जाना जाएगा। अंतर विवाह और वरही विवाह, ठीक है, अंतर विवाह और बरही विवाह, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको बाबू समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे आगे की जो बातें होंगी वो अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बातें करेंगे और इसे समाप्त करके अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत जम के पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।